नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पाकिस्तान अब ड्रोन की मदद से भारत में हथियार भेज रहा है। ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में AK-47 जैसे हथियार गिराए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की सतर्कता से पाकिस्तान की इस करतूत को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार कश्मीर घाटी में आतंकियों के लिए भेजे गए थे। हथियारों का ये जखीरा सीमा पार से ड्रोन के जरिए आतंकियों के लिए भेजा गया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि जैसे मोहम्मद को हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। मंगलवार रात अखनूर के गांव में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध पैकेट मिला। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि ये जो हथियारों का जो कंसाइनमेंट है बॉर्डर के पार से यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया है और पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर वैली में इसका उपयोग करना था। इससे पहले पंजाब के फरीदकोट में BSF ने 3 AK-47 और 2 अमेरिकी M16 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। अब तलाश उन लोगों की है जिनके लिए हथियार आए थे। पाकिस्तान से होने वाली आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने पूरे सीमा पर तारबंदी कर दी है, लेकिन अब पाकिस्तान आसमानी रास्ते से आतंकियों को हथियार मुहैया करा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से सुरक्षा बलों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां इन दिनों रजिस्टर्ड गैंग्स की धरपकड़ के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मंगलवार को लखनऊ के कई इलाकों में दबिश दी गई। गोमती नगर, विभूति खंड, अलीगंज, वजीरगंज के साथ शहर में कई अन्य जगहों पर माफियाओं के गुर्गों और वांटेड हिस्ट्री शीटर के घरों पर दबिश दी गई। दबिश में कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बेंगलुरु में 2008 में हुए सीरियल धमाकों का भगोड़ा आरोपी 12 साल बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। शोएब नाम का यह आरोपी धमाकों के बाद विदेश चला गया था, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने पिछले साल उसे ढूंढ निकाला और सोमवार को जैसे ही वो देश लौटा उसे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। शोएब पिछले 12 सालों से पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार सोमवार को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे ही वो दुबई से वापस लौटा। एक आरोपी जिसने सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई थी, वह 2008 में धमाके के बाद से विदेश भाग गया था। पिछले साल सेंट्रल एजेंसी से हमें पता चला था। पुलिस ने शोएब को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शोएब पर आरोप है कि उसने 2008 में बेंगलुरु में हुए सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग के साथ साथ न सिर्फ आतंकियों को असलहा, बारूद और रहने का ठिकाना मुहैया कराया, बल्कि उनके भाग निकलने में भी मदद की। कुल 32 में से 22 आरोपी पकड़े गए थे। अब शोएब को मिलाकर कुल 23 गिरफ्तारियां हुई हैं। 25 जुलाई 2008 में दोपहर 1:30 बजे पहला धमाका हुआ और इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में 6 और यानी कुल 7 धमाके हुए थे और बाद में एक जिंदा बम कोरमंगला में निष्क्रिय किया गया। रिमोट डिवाइस से किए गए इन लो इंटेंसिटी धमाकों में कुल 20 लोग घायल हुए थे और एक की मौत हुई थी। मामला 12 साल पुराना है। हालांकि शोएब की फाइल तो पुलिस के पास है, लेकिन इस मामले की जांच से जुड़े ज्यादातर अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में पुरानी कड़ियों को नए सिरे से जोड़ने की चुनौती पुलिस के सामने है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे की, जिन्होंने VRS के लिए आवेदन सरकार को दिया था, जो कि मंजूर कर लिया गया है। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। 1987 बैच के IPS अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे हाल ही के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को औकात वाले दिए बयान को लेकर काफी चर्चा में आए थे, काफी ट्रोल भी हुए थे। रिया चक्रवर्ती को उनके खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था, काफी निंदा हुई थी। गुप्तेश्वर पांडे की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकियां रही हैं। अब देखना यह होगा कि वो किस पार्टी के टिकट पर
चुनावी मैदान में उतरते हैं। माना जा रहा है कि शायद जेडीयू की टिकट पर वो बक्सर सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। रुक करते हैं दूसरी खबर का। पटना से नीट की परीक्षा देकर पिछले रविवार को घर लौटी 20 साल की छात्रा जो है, सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच में उसके परिवार के 2 और सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। उन दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। अनलॉक के बाद सरकारी आदेश के मुताबिक स्कूल और कॉलेज तो खुलने लगे हैं, लेकिन बच्चे कम ही नजर आ रहे हैं। दूसरे दिन भी क्लासरूम में क्लास पूरी तरह से खाली नजर आई। छात्रों की उपस्थिति ना के बराबर रही। देश में कोरोना के मामले अब भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कृषि बिल को लेकर लगातार किसान नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के विरोध के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। राज्यसभा में बिल के खिलाफ सांसदों के प्रदर्शन के बाद अलग अलग राज्यों में भी इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को कोलकाता में कांग्रेस ने किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने भी बिल के विरोध में मंगलवार से रोज प्रदर्शन करने की बात कही है। और ओडिशा के चंडीखोल में मंगलवार को किसानों ने प्रदर्शन किया। बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान के लिए हर्जाने की मांग करते हुए किसान यूनियन से राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बाधित उन्होंने किया। किसान सरकार से फसलों को हुए नुकसान के लिए हर्जाना देने की, मुआवजा देने की मांग के साथ बाढ़ को रोकने के लिए इंतजाम किए जाने की भी लगातार मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए और बटाई पर खेती करने वाले किसानों को 7,500 रुपए की मदद दी जाए। साथ ही कृषि बिल को लेकर भी इनका विरोध जारी है। और ओडिशा के बाद मध्य प्रदेश के लिए चलते हैं, जहां कृषि बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां एक तरफ कई राज्यों में किसान बिल का विरोध करते हुए दिखे हैं। कुछ किसान बिल में किए गए प्रावधानों से संतुष्ट नजर भी आ रहे हैं। जबलपुर कृषि उपज मंडी में किसानों का कहना था कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है और आने वाले समय में इससे उनको लाभ पहुंचेगा। भारत और चीन सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए गहन सर्दियों में भी सब्जियों की खेती पर काम कर रहा है। कम तापमान में सब्जियों की खेती के लिए ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कम तापमान में सब्जियों को रखने के लिए शून्य ऊर्जा पर आधारित स्टोरेज तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। और दक्षिण भारत आपको लिए चलते हैं, जहां केले के पत्तों का खासा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर खाने को पारंपरिक तौर पर केले के पत्तों पर यहां पर परोसा जाता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में केले के पत्तों का कारोबार भी बुरी तरह से यहां पर प्रभावित हुआ है। दक्षिणी कर्नाटक में लॉकडाउन के बाद केले के पत्तों का कारोबार काफी कम हो गया था और विक्रेता जो पूरी तरह से केले के पत्तों के कारोबार पर निर्भर थे, अब अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और नए व्यवसाय, रोजगार के साधन ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं।